बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक हो गया बच्चों? अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम इसके ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके लिए प्रॉपर एक डेरिवेशन है वो भी हम परफॉर्म करेंगे। उसके अलावा आपको ये बताता चलूं कि ये जो टॉपिक है ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं और ये लॉन्ग में भी आ सकता है और प्रीवियसली पेपर्स में आया भी है। ठीक हो गया? तो अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना तो आपको सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हमारे पास दो छोटे टॉपिक हैं जिनको समझना जरूरी है। जब हम उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इजीली समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? तो उसके लिए जो हम डेरिवेशन करेंगे तो हम वन बाय वन जो है तो पहले उन दो टॉपिक्स को समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जुड़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो सबसे पहला जो इसके अंदर है वो हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ मेटालिक वायर। ठीक है कि हमारे पास एक मेटल की वायर है और उसका हम लोग यंग मॉड्यूलस एक्चुअल में फाइंड करेंगे। क्यों मैं यंग मॉड्यूलस फाइंड करेंगे? देखो, मेटल की वायर के साथ हम लोगों ने एक्चुअल में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम उसके साथ एक मास को अटैच करेंगे, एक लोड को अटैच करेंगे, जिसकी वजह से उसकी लेंथ में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है? अब चेंज को जब मेजर कर रहे हैं वो भी लेंथ में। ठीक हो गया? तो वहां पे हमारे पास लेंथ के अंदर स्ट्रेस जो होती है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं और फिर टेंसाइल स्ट्रेन कहा जाता है जब उसके अंदर चेंज आता है। ठीक हो गया? तो अब इन दोनों का जो कांस्टेंट रेशियो होता है वो एक्चुअल में यंग मॉड्यूलस होता है। ठीक है? तो हमारे पास हम लोग मॉड्यूलस ऑफ मेटालिक वायर इज सिंपली यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है? तो हम एक्चुअल में इस मेटालिक वायर का पहले यंग मॉड्यूलस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है? उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। अब यहाँ पे उन्होंने वर्ड चेंज किया है, फोर्स एक्सटेंशन का वर्ड यूज किया है उन्होंने। एक्सटेंशन वही डिस्प्लेसमेंट ही है। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले इन दोनों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ठीक हो गया? अच्छा, तो मॉड्यूलस ऑफ मेटालिक वायर इज सिंपली यंग्स मॉड्यूलस। इट एक्सप्लेन्स हाउ मच स्ट्रेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वर्क। ठीक हो गया? हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं कि एक वायर के साथ अगर मैं मैस को अटैच कर रहा हूं तो वो डाउनवर्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसका वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ेगा तो उसकी वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। तो फोर्स और एक्सटेंशन मौजूद है तो मतलब कि वर्क हो रहा है। ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा कि ये हमें एक्चुअल में बताता है कि स्ट्रेन की वजह से कितना वर्क, इट एक्सप्लेन्स हाउ मच स्ट्रेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वर्क। ठीक है? तो वर्क से कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमें ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है? अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, दो वायर्स को लेते हैं, दो वायर्स को हम ले लेंगे और एक दोनों को हम सरफेस के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है? अब इनमें जो एक वायर है वो हमारे पास रेफरेंस वायर कहलाएगी। कौन सी वायर कहलाएगी? रेफरेंस वायर। ठीक है? और दूसरी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं, उसके साथ मैस को अटैच कर देंगे। अब हमने दोनों को क्या किया कि सरफेस के साथ अटैच कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो रेफरेंस वायर हमने ली है इसके साथ हम वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल अटैच कर देंगे और इसके साथ हम लोग वर्नियर स्केल अटैच कर देंगे। ठीक है? क्योंकि वर्नियर स्केल हमारे पास क्या होता है, एक स्लाइडिंग स्केल होता है। ठीक हो गया? तो हमने इनके साथ उसको अटैच कर देना है। अब उसके बाद हमने क्या देखना है कि हमारे पास चूंकि एरर ना आए, ये हम लोग क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे पास वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जो जीरो है वो आपस में कोइंसाइड करने चाहिए। ठीक है? जब ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी किस्म का एरर मौजूद नहीं है। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, उन दोनों जीरोस को बिल्कुल एक दूसरे के सामने ले आएंगे। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे जो वायर के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ हम जो मैस हमने अटैच किया हुआ है, यहाँ पे जो हमने मैस अटैच किया है, यहाँ पे भी हमने एक मैस अटैच किया है और इसका वजह ये थी इसको मैस को अटैच करने की ताकि ये वायर के अंदर ना टेढ़ापन ना रहे, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। ठीक है? तो ये हमने इसलिए यहाँ पे अटैच किया। अब ये मैस हमने क्या किया, इसको पहले अटैच किया, उसके बाद हम इस मैस को बढ़ाते जा रहे हैं। बढ़ाने की वजह से हमें यहाँ पे स्लाइडिंग स्केल के ऊपर कुछ डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी, वर्नियर स्केल के ऊपर कुछ डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी। ठीक है? अब ये इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगी,
ऐसा नहीं है कि रबर की तरह फोर्स लगाओ और एक्सपेंशन आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे पास जो मेटालिक वायर है उसके अंदर बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्केल लगाते हैं ताकि वो हमारे पास ना चेंज लेंथ को क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अब यंग मॉड्यूलस का फार्मूला क्या होता है कि y इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फोर्स तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे वेट के जरिए। एरिया, एरिया आप किस चीज का, इस वायर का। वायर का आपके पास ये वाला जो पोर्शन जैसे हम हैंग करते हैं ना, तो ये जो नीचे रीजन होता है वायर का, इसका आपने एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, वो एरिया हमने यहाँ पे पुट कर देना है। अब लेंथ में चेंज आ रहा है, चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां से यहां तक, जो ये चेंज आएगा बच्चों, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने चेंज इन लेंथ को क्या किया, एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और ओरिजिनल लेंथ जो इसकी थी वो मैंने एल नॉट ले ली। ठीक है, तो मैंने इस फार्मूला को मॉडिफाई करके लिखा कि y इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय x डिवाइड ओवर एल नॉट। ठीक है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब ये मेरे पास इक्वेशन ए बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम आगे चल के फिर जो है तो अपनी डेरिवेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या था, मॉड्यूलस ऑफ मेटालिक वायर था, जो कि एक्चुअल में यंग मॉड्यूलस की को ही एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों फोर्स फ्रॉम वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। ठीक है, हमारे पास ये एक ग्राफ है जो कि हमारे पास फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान लिया गया है। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, इनिशियली वो यहां पे इस कंडीशन में। ठीक है, इसके साथ यहां पे नीचे आप ना एक हुक अटैच कर दें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर वेट को बढ़ा रहा हूं, इसके अंदर मैंने मैस अटैच करता जा रहा हूं। मैस अटैच करूंगा उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर हमें एक्सटेंशन देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे मैस अटैच कर दिया। ठीक है, पहले मैंने कम मैस अटैच किया, फिर उसके बाद और बढ़ाया और बढ़ाया, और मतलब मैं इसको यूं प्लेट्स की फॉर्म में कंसिडर कर लेता हूं कि मैंने डिफरेंट प्लेट्स और मैस के डिफरेंट प्लेट्स जो है तो वो यहाँ पे वन बाय वन एक एक ऐड करता गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या हुआ, देखिए, जब मेरे पास फोर्स लेट सपोज इस पॉइंट पे थी तो मेरे पास इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, फिर मैंने फोर्स बढ़ाई तो उससे क्या हुआ, एक्सटेंशन भी बढ़ गई। फिर मैंने फोर्स बढ़ाई, फिर मेरे पास क्या हुई, एक्सटेंशन बढ़ गई। ठीक है, तो अब मेरे पास देखें तो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं एक्सटेंशन बढ़ रही है, बट विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कशन पूरी की थी कि हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो हमने डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने इस सारे का सारा डिस्कशन की थी। बट अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे मेरे पास क्या बढ़ रहा है, एक्सटेंशन बढ़ रही है। ठीक हो गया। अब देखो, तो मेरे पास यहां से अगर मैं यूं लाइन ड्रॉ कर लूं, लेट सपोज मैं यहां तक मैं एक्सटेंशन को लेके आया। ठीक है, फोर्स मैंने यहां तक बढ़ाई तो मेरे पास इधर तक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। उसके बाद लेट सपोज कि वो इलास्टिक लिमिट से बात बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास, और यही मेरे पास एक्चुअल में क्या है, ग्राफ का एरिया है ना। मतलब कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में के प्रीवियस एक चैप्टर था हमारे पास जिसमें हम वर्क वाला जो चैप्टर था, वर्क एंड एनर्जी, उसमें हम लोग कांस्टेंट फोर्स के साथ जो है तो हम लोग वर्क को फाइंड कर रहे थे बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। हम लोग क्या कर रहे थे, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, और हम कहते थे कि उसके अंदर का जो एरिया है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी हमने यही बात की कि हमारे पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है फोर्स को बढ़ाने की वजह से। तो हमारे पास यहां पे भी क्या हो रहा है, वर्क है, एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, वर्क को। और इस चीज को हमने प्रूव करना है, ये आपके पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि जी हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स वर्क। ठीक है, अब एरिया क्या है, ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया हम लिखते हैं एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। मतलब ये मेरे पास बेस आ गई और ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और हाफ पे डिवाइड कर देना, मतलब 2 पे डिवाइड कर देना, उसका हाफ ले लेना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा
कि वहां से हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। तो अब देखिए बेस के ऊपर मेरे पास क्या है, फोर्स है, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर पे मेरे पास एक्सटेंशन है जिसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, तो वहां पे मैंने एक्स लिख दिया। अब मेरे पास यहां से एरिया की इक्वेशन निकल के आई, ए इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एरिया अंडर द ग्राफ है। अब मैंने ये बताना है कि ये जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है ये एक्चुअल में वर्क को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने क्या करना है कि टू प्रूव द अबव इक्वेशन वी नो वर्क इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स मैंने एवरेज फोर्स ले लेनी है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में फोर्स बढ़ा रहा हूं। पहले फोर्स 0 थी, फिर वो स्लो स्लो अपने मैक्सिमम एफ तक पहुंची, ठीक है, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। तो चलिए हम लोग एवरेज फोर्स ले लेंगे और डॉट हमारे पास एक्सटेंशन एक्स की फॉर्म में आ रहा है तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एवरेज फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एवरेज फोर्स इक्वल हो जाएगी बच्चों, हमारे पास शुरू में फोर्स 0 थी प्लस फिर मैक्सिमम पहुंची एफ तक डिवाइडेड बाय 2। यहां से मेरे पास आ जाएगा एफ ओवर 2, ठीक है। तो एवरेज फोर्स मेरे पास आ गई एफ ओवर 2। अब ये वैल्यू मैंने उठा के यहां पे पुट कर देनी है, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, और फिर इसी को मैं यूं लिख लूंगा हाफ इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों मेरे पास, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 1 क्या है, एरिया इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स। इक्वेशन 2 क्या है, वर्क इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स, ठीक है। तो मतलब दोनों से वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ मेरे पास जो फोर्स एक्सटेंशन का जो ग्राफ का एरिया है वो एक्चुअल में हमारे पास वर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास था वर्क फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, और हम लोगों ने मॉड्यूलस ऑफ मेटालिक वायर भी डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा तो बच्चों अब हम समझते हैं अपना मेन टॉपिक जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मतलब कि जब भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से जितना दूर जाता है उसके अंदर हमारे पास एक एनर्जी स्टोर होती है। सिंपल सी बात है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये इस टाइम पे सरफेस के ऊपर है। अब मैं इसको इस पॉइंट से ऊपर लेके जाता हूं, लेट सपोज इस पॉइंट पे आ गई, ठीक हो गया। अब ये अपने रेफरेंस पॉइंट से किसी हाइट पे चली गई है, ठीक है। अब इस हाइट पे जाने के बाद इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी बच्चों, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और इस कंडीशन में वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम अर्थ के ऊपर एक क्रिकेट बॉल की या कोई भी फुटबॉल या कोई भी बॉल हो उसकी बात करते हैं, जब वो सरफेस पे पड़ी है हम उसको उठा के एक हाइट पे ले जाते हैं। तो अब जब वो हाइट पे जाएगी तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ठीक हो गया, और इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। देखो बच्चों जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नेचर के अगेंस्ट मूव करेगा तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। नेचर के अगेंस्ट मूव करने से मुराद कि जैसे हम लोग स्टेयर्स से ऊपर आते हैं, अब हम सरफेस से किसी हाइट की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। जब हम हाइट पे आते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो रही होती है, ठीक है। अब वो एनर्जी एक्चुअल में हम उसके अंदर जब हम अगेंस्ट नेचर मूव करते हैं ना तो हम एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो उस वर्क के अंदर हमारे पास जो है तो हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी स्टोर हो रही होती है, उस एनर्जी को बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक हो गया। तो जैसे सिंपल सी अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे लेट्स सपोज नेगेटिव टर्मिनल है, इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब बाय नेचर मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव की तरफ जाना है, बट मैं क्या करता हूं, बाहर से एक एक्सटर्नल वर्क करके, बाहर से एक वर्क करता हूं और मैं इसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाता हूं। मैं इसको इस पॉइंट पे ले आया, अब इस पॉइंट के ऊपर तो ये चार्ज पहुंच गया, बट अब इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर एक पोटेंशियल स्टोर है, ठीक हो गया, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक हो गया। बट अब जो वर्क हमने यूज किया तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो फिर अलग एक डिबेट है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखें, जब अब यहाँ पे भी हम लोग अगेंस्ट नेचर जा रहे हैं ना, अगेंस्ट नेचर इसको ट्रेवल करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं,
तो जब भी आपके पास अगेंस्ट नेचर कोई भी काम होगा तो उस दौरान हमारे पास वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब कहाँ पे आती है, मैं यहाँ पे सिंपल दोबारा से एग्जांपल ले लेता हूं एक स्प्रिंग की। ठीक है, मेरे पास एक स्प्रिंग है। ठीक हो गया। अब इसके साथ जैसे ही मैंने मैस अटैच किया तो ये एक्सपेंड हो गया। ठीक हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब ये अपने रेफरेंस पॉइंट, इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो सकता है, जब ये नॉर्मल अपनी कंडीशन में मौजूद था। ठीक हो गया, जब तक इसके अंदर स्ट्रेस अप्लाई नहीं हुआ था, इसके ऊपर इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो उस कंडीशन में ये जो है तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में ये अपने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ही मौजूद था, अपने ओरिजिन पे ही मौजूद था, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद था। जैसे ही हमने मैस अटैच किया इसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। अब वो एक्सटेंशन क्यों प्रोड्यूस हुई, क्योंकि अब वो जो मैस के अक्रॉस जो है तो उसके अंदर स्ट्रेस अप्लाई हुआ, जिसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो स्ट्रेन प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पे अब इस स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। अब जैसे ही इस मैस को हटाओगे ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा। वापस क्यों जा रहा है, इसी वजह से जा रहा है कि हमारे पास इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी और वो उसको वापस उसके ओरिजिनल स्टेट में ले जाने के लिए ही यूज हो रही थी। ठीक है, हम ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ही फेंकते वो नीचे क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर उस टाइम पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होकर और नीचे उसको उसके रेफरेंस पॉइंट के करीब, मतलब उसको स्टेबिलिटी पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट था। अब चूंकि हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये स्प्रिंग की एग्जांपल आपको दी। ठीक है, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल ड्यू टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इनिशियली ये स्प्रिंग यहाँ पे था, जैसे ही मैंने इसके साथ ये मैस अटैच किया तो इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेन। उस स्ट्रेन के प्रोड्यूस होने की वजह से अब इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये सारी डिस्कशन की हुई है। तो हमारे पास इसके ऊपर अब स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जो कि इसको वापस इसकी ओरिजिनल शेप में लेके आने के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे जो एनर्जी अब इसके पास इस टाइम पे स्टोर्ड है उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में वर्क की इक्वल होगी। ठीक है, कोई भी जहां पे एनर्जी होती है वहां पे वर्क लाजमी होता है। ठीक हो गया, वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो मैंने लिखा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, वर्क के लिए अभी हमने डेरिवेशन की थोड़ा टाइम पहले कि हमारे पास वर्क किसके इक्वल है, हाफ एफ एक्स के इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स। अब यहाँ पे जो फोर्स है तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, के एक्स के इक्वल हो जाएगी। और मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पे एफ की जगह पे पुट कर दी, तो मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा हाफ के एक्स इंटू एक्स। और जब ये एक्स और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर किया। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा कि द एनर्जी ऑफ डिफॉर्म्ड मटेरियल, डिफॉर्म मटेरियल कौन सा है, ये वाला, कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म ऑफ यंग्स मॉडुलस। हम इस एनर्जी को इन टर्म ऑफ यंग मॉडुलस भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो पहले यंग मॉडुलस को देखो। यंग मॉडुलस के लिए मैंने आपको मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर जो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यंग मॉडुलस को हमने लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब मैं इसको ऊपर ले आता हूं तो नीचे ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होंगे, बट इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो एल नॉट एफ के साथ मल्टीप्लाई हो गया और एक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये बन गया। अब मैंने यहां से फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नीचे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास बन गया एफ इक्वल्स टू वाई ए एक्स डिवाइडेड बाय एल नॉट। अब यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन को उठा के मैं यहाँ पे एफ की जगह पे पुट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे एफ की जगह पे पुट करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई इसको कहते हैं इक्वल्स टू हाफ वाई ए एक्स डिवाइड बाय एल नॉट। एफ की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी और साथ में एक्स। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साथ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ वाई ए ओवर एल नॉट इंटू एक्स। ठीक हो गया, तो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है ये इन टर्म ऑफ यंग मॉडुलस है और इसको हम लोग
स्ट्रेन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अगर आपको आसानी से समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें, मुझसे पूछा करें, ताकि मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर किया करूं। नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।